Good afternoon, everyone. Today, I'm going to take your lecture on artificial intelligence and signal processing. That's the subject for final year. Okay. So we'll start with the artificial intelligence (AI), and thereafter we will move to the signal processing and other techniques. Okay. As we know that the artificial intelligence is the basic requirement nowadays for the technology enhancement, because in the market artificial intelligence and the systems that are working automatically require the huge research and huge survey to perform the operation related to artificial intelligence. So we should continue with English and Hindi both. Okay. So it is the science of and engineering of making intelligent machines, and especially the intelligent computers, programs, automatic machineries. So क्या होता है ऑटोमेटिक मशीनरीज? एक लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसी मशीन जिसके पास दिमाग है, द मशीन विच हैज ब्रेन. ओके. So intelligent word itself represent the brain working. So intelligent machine बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होना, ये आज के सिनेरियो में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत है. ओके. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कंप्यूटर्स की वर्किंग को ह्यूमन वर्किंग की तरह अपडेट करना या उन्हें मॉडिफाई करना. ठीक है. जैसे ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होते हैं, उसी तरह मशीनरीज बिना किसी ऑर्डर के सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसीजन ले सके, इसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस. तो हमें मशीनरीज को इंटेलिजेंट बनाना है, जिसके लिए हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके. ओके. सो बहुत सारी कंपनीज जो है, टेक्निकल कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिक रिक्वायरमेंट मान रही है आगे इन फ्यूचर में. सो वो उसी पर अभी अपग्रेड हो रही है. और इस वक्त अगर इस फील्ड का जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ. तो इन चीजों के लिए अब आपको स्टडी करना है. एक्चुअली होता क्या, हम बेसिक से चलते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने अपने अकॉर्डिंग उसको डेफिनेशन दी है. जैसे सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, एक ऐसा सिस्टम जो एक इंसान की तरह सोच सके. द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक. हमें क्या, कंप्यूटर को सोचने पे मजबूर करना है, सोचने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना है. सो मशीन विद द माइंड इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द मशीन विद द माइंड. Okay. Another definition may be the system that act like human. Okay. So the art of creating machines that perform function that require intelligence when performed by people. Okay. System that think rationally. Rationally मतलब कि वो ऑब्जर्वेशन के साथ सोचकर अपने दिमाग से उसको ऑपरेट कर सके, उसे हम बोलते हैं रेशनल थिंकिंग. सो द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द use of the computer model. Okay, the system that act rationally is again the same thing. Computational intelligence is the study of design of intelligent agent. Okay, these are the simple definitions. Now the applications of artificial intelligence. कहाँ जरूरत है artificial intelligence की? So autonomous planning and scheduling. Like अभी एग्जाम्पल ही ले तो आपके किसी भी स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक प्लानिंग कर सके, वो बता सके कौन सी चीज कौन सी जगह सही रहेगी. एक ऑटोमेटिक प्लानिंग में आपका जो रोड पर सिग्नल्स होते हैं वो भी हो सकता है, कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आता है, कहाँ से कम ट्रैफिक आता है, उसको एनालाइज करके टाइमिंग को ऑटोमेटिकली चेंज कर सके. दैट इज अगेन द इंटेलिजेंट वर्क. गेम प्लेइंग, गेम्स जो बन रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी से जो बन रहे हैं ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही प्रमोटेड है. ऑटोनोमस कंट्रोल, आपने हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज इन सब में अगर कहीं देखा हो तो मशीनरीज ऑटोमेटिकली चल रही हैं. जो आपके फूड पैकेट्स बनते हैं उनकी जो मशीनरीज होती है वो ऑटोमेटिकली मेजर करती है कि कितना अमाउंट, कितने वॉल्यूम का आपको मटेरियल पुट करना है दैट पर्टिकुलर पैकेट में, और उसके बाद उसे कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड आगे मूव करते चलते हैं और वो पैक हो जाता है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के ऑटोमेटिकली मशीनरीज के थ्रू. दैट इज अगेन दी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. दैट द डायग्नोसिस. आजकल मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है डायग्नोसिस की, क्योंकि अलग अलग तरह की डिसीजेस और उनके डायग्नोसिस जरूरी है प्रॉपर, ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके.
तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। तो डायग्नोसिस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, एमआरआई के बाद भी आगे और भी रिसर्च हुई जिनमें इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को और डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा है लॉजिस्टिक प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ट्रेवलिंग तक, ऑटोमेटिक बुकिंग और ऑटोमेटिक फैसिलिटीज, जीपीएस के थ्रू आपके घर कैब का आ जाना, आपका ऑटोमेटिक कैब बुक करना उसके थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू। उसके बाद कुछ ऑटोमेटिक व्हीकल्स भी अवेलेबल होती है। तो ये सब भी रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तीसरा फिर आगे आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में आपने न्यूज चैनल्स में देखा ही होगा, कुछ रोबोट्स होटल्स में सर्व कर रहे हैं मटेरियल, कुछ रोबोट जो होते हैं ऑटोमेटिक मशीन की तरह रिप्लाई कर रहे हैं क्वेरीज का, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने देखा ऑटोमेटिक व्हीकल जो चलती है, आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो रुक जाती है, चेंज हो जाती है, और सिर्फ बोलने पे ही नहीं बल्कि क्राउड के हिसाब से वो अपने आप को मूव भी कर सकती है, जैसी जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए भी प्रोवाइड की गई है। तो अगेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैविंग द वाइड वैरायटी एंड वाइड एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ कहाँ से शुरू और क्या था उसका एडवांटेज और कैसे सोचा गया? तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था वो रिकॉग्नाइज किया था 1943 में। ओके, उसके रीजंस क्या थे, उसके रिसोर्सेज क्या थे जिससे उसे आइडेंटिफाई किया गया? दैट द नॉलेज ऑफ बेसिक फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ही यही था कि मशीन को इंसान की तरह सोचने देना। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की गई, उसमें पता चला कि क्या कौन से न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, क्या सोचने पर आपके न्यूरॉन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारी स्टडी की। तो बेसिक नॉलेज जरूरी था आपके न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन में अवेलेबल है उसके। देन द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक ड्यू टू रसल एंड व्हाइटहेड। ओके, आपके माइंड के जितने लॉजिकल फंक्शंस हैं, डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है, उसकी एनालिसिस किया गया कि किस तरह से आप सोचते हो आइडियली। ओके, सो द ट्यूरिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये हम आगे देखेंगे कि उन कैलकुलेशंस को मेजर करके फाइनल डिसीजन पे पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसे हम टरिंग्स थ्योरी कहते हैं, वो आगे कंटिन्यू हम देखेंगे। सो दीज प्रपोजल्स हैव बीन मेड फॉर द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इन विच ईच न्यूरॉन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स एज बीइंग ऑन और ऑफ। मींस आपके न्यूरॉन्स कब ऑन हो रहे हैं जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और आपने कब उन्हें ऑफ कर दिया एज अ स्विच कि आपको अभी आपको उसे ऑपरेट नहीं करना है, आपको उस प्रॉब्लम पे, आपको उस टॉपिक पे सोचना नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंसटन वाज द होम टू अनदर इन्फ्लुएंस फिगर इन एआई। ये सब तो स्टडी चल रही थी, लेकिन फिर प्रिंसटन ने एक मींस उसने एक जिम्मेदारी ली और उसने आगे बढ़ने के लिए स्टडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन तक क्रिएट की। ओके, सो मैकथेरी जो था उन्होंने कन्विंस किया कुछ और रिसर्चर्स को साथ लेके, और एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जो इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सके, समझा सके, और लोगों को इकट्ठा करके उस पर वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सके। ओके, सो दे ऑर्गेनाइज्ड a 2-month वर्कशॉप in 1956। ओके, सो वर्कशॉप वाज नॉट दैट सक्सेसफुल क्योंकि उस समय लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जितने भी लोग उन्हें उसमें मिल पाए वो बताना चाहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या फील्ड है और कैसे काम करती है। तो उन्हें धीरे धीरे इस चीज के लिए, अभी स्टार्टिंग में उनको सक्सेसफुल नहीं मिली, लेकिन उसका एक एडवांटेज हुआ उन लोगों को। उसका एडवांटेज ये हुआ कि उनको जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे उन्हें कई एजेंसीज ने उन्हें हायर किया, उन्हें सपोर्ट किया कि आप हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन करें, हमारे यहाँ लोगों को और भी इम्प्रूव करें। जो सेमिनार था वो सक्सेसफुल नहीं था, बट उसकी वजह से उन्हें अवार्ड भी मिला उस सेमिनार की वजह से कि नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने प्रेजेंटेशन किया इस तरह से। ओके, सो कैसे कैसे फिर इवॉल्व होना शुरू हुई ये चीज कि सबसे पहले जब अर्ली स्टेज थी तब वो एआई वर सक्सेसफुल, बहुत लिमिटेड लोग जानते थे और उन्हें लगता था कि ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग या ऑटोमेटिक काम करना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मशीनरी के लिए। तो वो लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन लिमिटेड लोग थे जो रिसर्चर्स थे, जो नॉलेजेबल पीपल थे, जिनका विजन अच्छा था, वो लोग जरूर मानते थे कि इन्हें फ्यूचर में अच्छा किया जा सकता है। तो बहुत कम लेवल पे सक्सेसफुल था, लेकिन हाँ लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना शुरू हो गया था। फिर वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ 1966 के बाद से वो जो था अपने मेनू एआई प्रोग्राम को जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोशिश करने लगे। ब्रेन की स्टडी कंप्लीट हुई, उन्होंने एनालिसिस कंप्लीट किया कि कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। अब धीरे धीरे वो अपनी मशीनरी में उसे इन्वॉल्व करने के लिए सोच रहे थे।
फिर नॉलेज बेस्ड सिस्टम को 1969 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या था कि एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। उसमें इन्वेस्टिगेट किया गया कि सिस्टम अपना डिसीजन खुद कैसे ले सकता है। ओके, और इसे यूज करने के लिए उन्होंने मेडिकल डायग्नोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज इन्वॉल्व होती गई और एक इंडस्ट्री पूरी क्रिएट हो गई। ये एक आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट की एक इंडस्ट्री बनती चली गई। जैसे मैंने बताया, लोगों ने हायर किया अपनी इंडस्ट्री में लोगों को ट्रेन करने के लिए, रिसर्चर्स को। तो धीरे धीरे साइंटिफिकली वो एक्सपेरिमेंट करते गए और वो इवॉल्व होते गए। और अभी तक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। पहले बहुत लिमिटेड लोग थे इसमें, लेकिन अब हर इंडस्ट्री में, हर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च और वर्किंग दोनों चल रहा है। क्या होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और कुछ एजेंट चाहिए जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। एक्चुअली क्या होता है कि ऑपरेशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप मीडियम यूज करते हैं वो होता है आपका एनवायरनमेंट। और जो ऑब्जेक्ट है जो उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको सप्लाई दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो होता है एजेंट, है ना। तो एजेंट इज नथिंग बट दैट कैन बी व्यूड एज अ परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से वो ऑब्जर्वेशंस लेता है थ्रू दी सेंसर्स। सेंसर्स लगे हुए हैं, उससे वो एनवायरनमेंट से अपने ऑब्जर्वेशंस लेता है और उसके बाद एक्ट करता है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में कि अब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्चुएटर। जो सेंस करता है उसे हम बोलते हैं सेंसर्स। और जिस इन्वायरमेंट, जिस सिनारियो में ये सब काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट। और जो ये काम परफॉर्म कर रहा है उसे बोलते हैं एजेंट। ठीक है, सो द एजेंट बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय द एजेंट फंक्शन। अब एजेंट का फंक्शन क्या है, सो हम वो डिफाइन करते हैं वाया प्रोग्रामिंग की एजेंट ऐसा ऐसा परफॉर्म करेगा ये ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स क्या करेगा वो हम प्रोग्राम करते हैं, दैट इज नोन एज एजेंट फंक्शन। Okay, so agent function for the artificial agent will be implemented by agent program। मैंने बताया अभी एजेंट फंक्शन क्या होता है। हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट मिला, कोई ऑब्जेक्ट दिखा, तो आपको टर्न कर जाना है, आपको अपना रास्ता बदल देना है। तो ये एजेंट है जो रास्ता बदल देगा। तो हमने उसे प्रोग्राम किया कि ऐसा दिखने पे ऐसा करे, तब जाके उसने उसे रिस्पॉन्स किया। ठीक है, सो एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, एजेंट प्रोग्राम इज ए कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन रनिंग ऑन द एजेंट आर्किटेक्चर। उसके हार्डवेयर पे जो हमने प्रोग्रामिंग की, दैट इज द एजेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो वी यूज द परसेप्ट टू रिफर, वी यूज द परसेप्ट टू रिफर टू द एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंट। मतलब एक टाइम इंस्टेंट पे उसके परसेप्शन क्या है, उसको क्या ऑब्जर्वेशन से उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये एक टाइम इंस्टेंट पे एक बार वो ऑपरेट करेगा। ये एक सिंपल सा ग्राफ से मैं बता सकता हूँ। एजेंट है जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं और उसे क्या एक्चुएटर्स है जो उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो परसेप्ट से वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं सेंसर्स, फिर उसे ऑपरेट करते हैं और एक्चुएटर को बताते हैं कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। और ये सब कहाँ होता है, एक एनवायरनमेंट। ठीक है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी। रेशनल एजेंट की रेशनैलिटी क्या होती है, रेशनल एजेंट इज वन दैट डज द राइट थिंग। रेशनैलिटी होती है ऑब्जर्वेशन के साथ रिस्पॉन्स करना, दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस को हम रेशनैलिटी कह सकते हैं। द रेशनल एजेंट इज द वन दैट डज द राइट थिंग। अब रेशनैलिटी का मतलब है कि उसने ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया और उसने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। सो वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स करने के लिए जितनी प्रोसेस हुई दैट इज नोन एज रेशनैलिटी। तो रिस्पॉन्स हमेशा सही होना चाहिए। अगर सामने ऑब्जेक्ट है, आपको टर्न करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आपको टर्न करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो वो रॉन्ग थिंग हो गई। सो टर्न लिया उसने, दैट इज द राइट थिंग। तो राइट थिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेशनैलिटी। ठीक है, सो कंसेप्चुअली क्या हो सकते हैं कि अगर एंट्री एक टेबल है जिसमें आपने सारी की सारी पॉसिबल कंडीशंस रख रखी हैं। अगर सामने ऑब्जेक्ट आया तो लेफ्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्ट्रेट, अगर लेफ्ट में मुड़ने के बाद भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ तो टर्न अगेन लेफ्ट और राइट, वॉट एवर यू फिल इनटू द टेबल ऑफ एक्शन। सो एक टेबल है जिसकी सारे पॉसिबल कंडीशंस लिखी हुई हैं और वो सारी पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से आपने उसे ऑपरेट कर दिया। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बची है उसकी टेबल में जो कि परफॉर्म नहीं हो सकती या जो आ सकती है, लेकिन आपके पास उसका जवाब ना। मीन्स एक सिंपल सी भाषा में आपने सारी प्रॉब्लम्स उसमें टेबल में इंक्लूड कर दी जो कि पॉसिबल है। इसके अलावा प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होगी और उसके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज है। दैट सिस्टम, दैट एजेंट इज द राइट थिंग एंड दैट कैन बी टेल अस
a rational agent. Okay, so the performance measure embodies the criterion for the success of agent behavior. ओके, सो हमें क्या होता है, एजेंट का बिहेवियर चेक करना होता है कि वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। वो हमें पता चलता है जब हम उसके मेजरमेंट के पैरामीटर सेट करते हैं, उन पैरामीटर के हिसाब से उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर एजेंट की बात करें अपन, तो वैक्यूम क्लीनर एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है कि उसने कितनी डर्ट, कितनी गंदगी उसने साफ की है, उससे उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एग्जांपल के लिए अगर कोई ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर है तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि डस्ट या डर्ट कहाँ कहाँ है, गंदगी कहाँ है, और मुझे उसे साफ करना है, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, एक वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट होगा उसका रूम। उसने उस एनवायरनमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कोई एक स्क्वायर सेंसर, एक सेंसर लगाया हुआ जो सेंस कर रहा है कि पर्टिकुलर प्लेस पे कोई मटेरियल, कोई गंदगी, कोई डर्ट है या नहीं। तो उसने क्या किया, एक एरिया छोटा सा डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर, सर्टेन साइज का एक स्क्वायर उसने सेट कर दिया कि इस स्क्वायर में वो मेजर करेगा दैट वहां पर कोई डर्ट, कोई गंदगी, कोई डस्ट है या नहीं। अगर वहां डस्ट आइडेंटिफाई होती है वाया सेंसर तो वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, और उसको साफ करेगा। अगर वहां डर्ट नहीं डिटेक्ट होती है तो क्या उसे साफ करना चाहिए? नहीं, तो उसे एज इट इज रहना चाहिए। तो ये क्या हुई, ये टेबल हुई। इफ डर्ट इज देयर then you should perform the operation. If there is no dirt, you should be idle and you should move to the next area. तो ये कंडीशंस है, ये सारी कंडीशंस अगर उसे सेटिस्फाई होती जाती है, उसमें सारी पॉसिबल कंडीशंस फिट कर दी है तो वो एक रेशनल एजेंट बन गया। लेकिन अगर उसे बता दिया हमने कि डर्ट है तो आपको साफ करना, सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन देके उसकी प्रोग्रामिंग में छोड़ दिया, तो जहां डर्ट नहीं है वो वहां पर स्टक कर जाएगा, वो वहां पर रुक जाएगा, ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो आपका रेशनल एजेंट कहेगा, वो तो फिर फेलियर हो गया। इसलिए वो सारे की सारी पॉसिबल कंडीशंस को हम उस वैक्यूम क्लीनर के प्रोग्रामिंग में फीड कर देते हैं ताकि वो उसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सके। ठीक है, so rationality is the function where time means that depends on 4 basic parameters. We have divided the total operation into the parameters. Okay, so सबसे पहले तो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं जो उसकी सक्सेस रेट को दिखाता है। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस मेजर तो उसका सक्सेस रेट दिखाएगा, लेकिन एजेंट के लिए प्रायर नॉलेज क्या होगा एनवायरनमेंट से। प्रायर नॉलेज मतलब उसे आइडेंटिफाई क्या करना है, जैसे उसे आइडेंटिफाई करना है डस्ट या डर्ट, तो वो उसके लिए प्रायर नॉलेज हुआ कि अगर डर्ट या डस्ट दिखे तो क्या होगा, और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वहां डस्ट है या नहीं है। देन द एक्शन दैट एजेंट कैन परफॉर्म। अब एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, अगर डर्ट है तो उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, नहीं है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कितना एरिया उसे डिसाइड करके अगले एरिया पर कितना जाना है, दैट शुड बी द एजेंट एक्शन। सो द एजेंट परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। ओके, उसने अब तक क्या ऑब्जर्व किया है कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में, और उसका मेजरमेंट करके वो एक कैलकुलेशन करता है कि कितना अमाउंट उसका डस्ट था, कितना अमाउंट डर्ट का था, और उसने कितना साफ कर दिया है, कितना बचा है, वो सब एजेंट के सीक्वेंस में स्टोर रहना चाहिए। For each possible percept sequence, a rational agent should select an action that is expected to maximize the performance measure. सिंपल सी बात है, रेशनल एजेंट ने अगर कुछ परसेप्ट किया है तो उसके रिस्पॉन्स में उसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जो उसकी सक्सेस को मैक्सिमाइज करे, मतलब वो प्रॉपर्ली ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। एग्जाम्पल के लिए वैक्यूम क्लीनर है तो पूरी की पूरी डर्ट साफ होनी चाहिए। अगर डर्ट रह गई, वहां पर गंदगी रह गई, मतलब उसका परफॉर्मेंस मेजर डाउन हो गया, वो मैक्सिमाइज नहीं रहा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उसके परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज रखें, मींस ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, okay, the given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge that agent has. ठीक है, तो नॉलेज के हिसाब से उसके पास क्या नॉलेज है उसको देखते हुए वो परफॉर्म कर सके, ये है हमारी रैशनैलिटी। ठीक है,